हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी दिवांगन संविधान के क्विक रीजन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है निर्वाचन आयोग। इसमें हम केंद्र में निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसे हम पंचायती राज वाले लेक्चर में डील करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, पीएससी, व्यापम, कोई भी एग्जाम में आपको ये बहुत यूज़फुल होगा और इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा है निर्वाचन आयोग। तो सबसे पहले तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग संबंधी अनुच्छेद है। ठीक है, कुछ न कुछ वर्णन है निर्वाचन आयोग के संबंध में। अनुच्छेद 15 में है, अनुच्छेद 324 से भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से 329 में है। ठीक है, भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329। ठीक है, अब निर्वाचन आयोग का अगर के बारे में बताऊं मैं आपको, तो निर्वाचन आयोग, क्यों निर्वाचन आयोग की आवश्यकता महसूस हुई? तो जब भारत में हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो भारत में निष्पक्ष स्वतंत्र शासन के लिए एक निष्पक्ष जो निकाय की आवश्यकता थी, जो निष्पक्ष चुनाव करवा सके। ठीक है, तो उस समय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। और इस आयोग का गठन कब हुआ? तो 25 जनवरी 1951 को हुआ। आपको ये फैक्ट भी याद रखना है, 25 जनवरी 1951 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। और 25 जनवरी को ही हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, तो 25 जनवरी को मनाते हैं। प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951-52 में हुआ। जैसे ही 25 जनवरी 1951 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, तो अक्टूबर 1951 से 52 तक प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए। ठीक है, और क्या क्या फैक्ट याद रखना है आपको निर्वाचन आयोग से? तो निर्वाचन आयोग अनुच्छेद, अगर पर्टिकुलर पूछा जाए निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद कौन सा है, तो आपको बताना है 324। मैंने कहा अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग के संबंध में कुछ न कुछ प्रावधान है ना। तो अगर आपको पर्टिकुलर निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद कौन सा है पूछा जाए, तो अनुच्छेद 324 पर टिक करना है। और क्या क्या है ये एक स्वतंत्र अखिल भारतीय संस्था है। ठीक है, स्वतंत्र अखिल भारतीय संस्था है, संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय मीन्स जिसका संविधान में उल्लेख हो। ठीक है, जिसका संविधान में उल्लेख होता है उसे संवैधानिक निकाय बोलते हैं। और जिस भी पद के बारे में पढ़ेंगे, जिस भी निकाय के बारे में पढ़ेंगे हम, जिनका संविधान के किसी भी आर्टिकल में उल्लेख नहीं है, उसे असंवैधानिक निकाय कहते हैं। ठीक है, अब इसका कार्य क्या है, ये क्या करती है? संसद यानी लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राज्य विधानमंडल, मतलब राज्य विधानमंडल में विधान परिषद भी आता है और विधान सभा भी आता है ना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब का चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग, केंद्र का निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो आपको याद रखना है, लोकसभा चुनाव हो, राज्यसभा चुनाव हो, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सभी चुनाव कौन करवाता है? केंद्र का निर्वाचन आयोग। और जबकि जो हम पंचायती राज देखते हैं, लोकल बॉडी जो देखते हैं ना, पंचायती राज, पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गई, इनके चुनाव राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। ठीक है, तो उसको हम पंचायती राज वाले लेक्चर में डील करेंगे। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि राज्य में जैसे विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो राज्य का जो निर्वाचन आयोग है वो चुनाव करवाएगा, ऐसा नहीं है। केंद्र का निर्वाचन आयोग ही सारे चुनाव करवाएगा। जो राज्य का निर्वाचन आयोग है वो सिर्फ लोकल बॉडी यानी नगर पालिका का और ग्राम पंचायतों का चुनाव करवाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं इसकी संरचना कैसी है। तो जो निर्वाचन आयोग है उसकी संरचना 3 सदस्यीय है। कैसी है? 3 सदस्यीय है। ठीक है, इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और दूसरा 2 जो होते हैं वो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, 3 सदस्यीय है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य आयुक्त है। इन सब तीनों से मिलकर जो निर्वाचन आयोग है वो बना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि नियुक्ति कौन करता है। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और अन्य निर्वाचन आयुक्त है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, जब भी पूछे कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में सारे नियुक्ति से रिलेटेड चीज़ें मैंने बता दी है राष्ट्रपति के लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर देख लीजिए। आगे कभी कोई भी टॉपिक पे कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको।
ठीक है। तो निर्वाचन आयुक्त, चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति किसकी सलाह पर? निर्वाचन आयोग की सलाह पर। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, निर्वाचन आयुक्तों और जो प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा है, शर्तें हैं, कैसी सेवा होगी, शर्तें होंगी। ठीक है, मैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में नहीं बोल रही हूँ, जो निर्वाचन आयुक्त है, अन्य निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्तों की जो सेवा है, शर्तें हैं, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, निर्वाचन आयुक्तों की और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा और शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। आगे देखते हैं कुछ और फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। जब स्टार्टिंग में, मतलब 15 अक्टूबर 1989 तक जब स्टार्टिंग में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, तो ये एक सदस्यीय निकाय था। ठीक है, एकल सदस्य था। इसमें सिर्फ एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो निर्वाचन आयुक्त होते थे, और उसमें थे सुकुमार सेन। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में ये बना था तो एक सदस्यीय निकाय था। फिर बाद में, ठीक है, 16 अक्टूबर 1989 को संविधान में संशोधन हुआ। ठीक है, और उसके तहत हमारी जो मतदान की आयु है, 61वें संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। उसी समय राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय निकाय के रूप में परिवर्तित किया गया। ठीक है, पहले एक सदस्यीय निकाय था, उसके बाद 1989 को क्या हुआ, ये राष्ट्रपति के द्वारा बहुसदस्यीय निकाय में बदला गया। ठीक है, फिर 1989 को ज़्यादा दिन हुए नहीं थे, 1990 में फिर से इसे एक सदस्यीय संस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। मतलब जो उस समय बहुसदस्यीय निकाय के थे, उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त थे। ठीक है, तो उसमें से फिर 2 अन्य आयुक्त थे, उनको हटा दिया और ओनली फिर से एक सदस्यीय संस्था बना दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 3 वर्ष बाद अक्टूबर 1993 में निर्वाचन आयोग को फिर से बहुसदस्यीय संस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तब से लेकर, यानी 1993 से लेकर अभी तक, वर्तमान तक निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, ये थोड़ा सा इतिहास था, आपको जानना जरूरी था, है ना। चलिए आगे देखते हैं कि निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ व कार्य क्या है। तो देखिए, निर्वाचन आयोग की क्या शक्तियाँ हैं, क्या कार्य है, ये तो हम सभी जानते हैं, हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमने देखा है, पर अगर हमको पूछा जाए तो हम बता नहीं पाएंगे। लेकिन अभी जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको लगेगा अरे ये तो हम जानते हैं, है ना। तो देखते हैं क्या है ये। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। हम जितने भी राजनीतिक दल देखते हैं उनको मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। उनको चुनाव चिन्हों का आवंटन करता है। जो भी राजनीतिक दल है, जैसे हम देखते हैं ना, भाजपा का कमल है, कांग्रेस का पंजा है, और भी जो चुनाव है, मतलब दल है, उनका जो चुनाव चिन्ह है उनका आवंटन कौन करता है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, आपको याद रखना है इसको। निर्वाचन नामावली तैयार करना, निर्वाचन नामावली तैयार करना, मतदाता सूची का निर्माण करना। आपके पास होगा ना वोटर आईडी कार्ड, तो मतदाता सूची में आपका नाम होगा, तो मतदाता सूची का निर्माण कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन के लिए आचार संहिता का निर्माण करना। जब भी निर्वाचन होने वाला रहता है, आप देखेंगे 2-3 महीने पहले क्या लग जाता है, जैसे ही निर्वाचन की डेट घोषित होती है उस समय आचार संहिता लग जाता है ना। तो आचार संहिता का निर्माण कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन की तिथि व नामांकन पत्रों का निरीक्षण करना। ठीक है, निर्वाचन की तिथि क्या होगी? नामांकन पत्रों का जो निरीक्षण है वह कौन करता है? निर्वाचन आयोग। देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनावी तंत्र का निर्माण कौन करता है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, एक परिसीमन आयोग है। परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना। ठीक है, कि जो निर्वाचन क्षेत्र हम देखते हैं, आपका कोरबा लोकसभा क्षेत्र हो गया, या ऐसा जो भी लोकसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, या जो भी क्षेत्र का निर्धारण कौन करता है? भूभाग का निर्धारण कौन करता है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो आपको इतने फैक्ट यहाँ से भी याद रखने हैं कि निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ क्या है, कार्य क्या है। तो आपको ये तो जो ऊपर के 3-4 है वो तो याद ही रखना है कि जो राजनीतिक दल है उनको मान्यता देता है, चुनाव चिन्हों का आवंटन करता है, निर्वाचक नामावली तैयार करता है, मतदाता सूची का निर्माण करता है, आचार संहिता का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ तो याद रखना ही रखना है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी कौन करवाता है? तो निर्वाचन आयोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जो निर्वाचन आयोग है ना, उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में बता रही हूँ मैं। उनका कार्यकाल
6 वर्ष का होता है, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। अगर मान लीजिए कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होता है, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होता है और छः वर्ष की आयु से, मतलब 6 वर्ष के कार्यकाल से पहले ही उनकी आयु 65 वर्ष हो जाती है, तो वो रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मान लो उनकी आयु बची हुई है, 65 वर्ष होने में टाइम है और उनका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, तो फिर वो उस समय सेवानिवृत्त हो जाएंगे। दोनों कंडीशन है, ठीक है। या तो 6 साल का कार्यकाल होगा, या तो 6 साल कार्यकाल होने से पहले ही अगर उनकी आयु 65 वर्ष हो गई तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अब देखिए, आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में बताऊं मैं कि मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य नहीं करता। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि 6 वर्ष या 65 वर्ष का होगा तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा क्या? नहीं। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं, ऐसा करके ऑप्शन दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है अगर, तो हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? तो वही प्रक्रिया होगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की होती है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया होगी, मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं हम, तो उन पर कदाचार, भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार के जो आरोप लगते हैं, लगभग महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। अगर लोकसभा में, मतलब संसद के जो सदन है ना, उनके द्वारा हटाया जाता है। अगर लोकसभा में पेश कर रहे हैं तो लोकसभा में 100 सदस्य, अगर राज्यसभा में पेश कर रहे हैं तो 50 सदस्यों के समर्थन द्वारा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, फिर उस पर वोटिंग होती है ना। तो महाभियोग की प्रक्रिया जैसे ही न्यायाधीश की प्रक्रिया है हटाने की, वैसे ही जो निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मैं सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में बात कर रही हूँ, है ना। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, अन्य किसी तरीके से नहीं, ठीक है। और जो अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं ना और प्रादेशिक आयुक्त होते हैं, उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे, ठीक है ये, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं। ये आपको डिफरेंस याद रखना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल तो 6 वर्ष का है, 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, है ना। और हटाएंगे कैसे? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान जो प्रक्रिया है उसी के हिसाब से हटा सकते हैं। लेकिन जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है या प्रादेशिक आयुक्त है उनको राष्ट्रपति हटा सकता है, किसकी सिफारिश पर? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर। अगर ये अपने कार्यकाल से पहले पद छोड़ना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। किसे देंगे? राष्ट्रपति को। और आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि शपथ, मतलब जो इनके शपथ के बारे में मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। और इनके वेतन का निर्धारण संसद द्वारा होता है, भारत के संचित निधि पर भारित होता है इनका वेतन, ठीक है, आपको याद रखना है। निर्धारण कैसे होता है? वेतन संसद के द्वारा और भारत के संचित निधि पर भारित होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। कुछ निर्वाचन आयोग में कुछ कमियां हैं, कुछ दोष है। जैसे निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता हेतु संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, कोई ऐसी योग्यता के बारे में नहीं दिया है कि जो निर्वाचन आयोग है उनके जो सदस्य हैं उनके लिए ये योग्यता होनी चाहिए। जैसे हमने हर टॉपिक पे योग्यता पढ़ी है ना, तो वैसे ही संविधान में इनकी योग्यता के लिए कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। योग्यता का नहीं है, शपथ का नहीं है, आपको याद रखना है। सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य नियुक्तियों पर रोक नहीं है। मतलब अगर कोई निर्वाचन आयुक्त बनता है, निर्वाचन आयोग का सदस्य बनता है, तो वह अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी किसी और पद पर जा सकता है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। ये थोड़ी सी कमियां हैं इनकी, ठीक है। अब थोड़ा सा और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आपको नाम याद होना चाहिए। तो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। देश की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वीएस रमा देवी, ठीक है, आपको याद रखना है। पहला सुकुमार सेन, एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रमा देवी। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है? जो हम देख रहे हैं इमेज में, सुनील अरोड़ा, ठीक है। 2 दिसंबर 2018 से अभी तक है, 23वें नंबर के हैं। आपको याद रखना है कि अभी वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा है, 2 दिसंबर 2018 से 23rd नंबर के हैं, ठीक है।
चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। ठीक है, तो वेतन के बारे में तो मैं बता चुकी हूँ, इसलिए और डिस्कस नहीं करूँगी। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखते हैं अनुच्छेद, मैंने 324 से 329 तक बोला ना, उसमें से 326 ये एग्जाम में बार बार पूछता है। 326 वयस्क मताधिकार के बारे में कहता है। ठीक है, वयस्क मताधिकार मतलब कोई बच्चा जाके वोट दे सकता है क्या? नहीं। तो कौन, कितनी एज वाले, कितनी आयु के व्यक्ति है वो वोट दे सकते हैं, उसके बारे में कौन कहता है? 326, अनुच्छेद 326। ठीक है, तो सब आरंभ में 21 वर्ष थी। ठीक है, न्यूनतम मतदान की न्यूनतम आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन 1989, ठीक है, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी उसे घटाकर अब कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष। ठीक है, इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। ठीक है, तो हम अब जब 18 वर्ष के हो जाते हैं तो क्या करते हैं? चुनाव में जाकर वोट डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको याद रखना है कि ईवीएम के बारे में पूछता है, तो आपको ईवीएम का फुल फॉर्म याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, पहले बैलेट पेपर से मतदान होता था, हम लोग पेपर के थ्रू देते थे मत, है ना। अब तो आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि अब जो वोटिंग होती है वो ईवीएम के थ्रू हो रही है। ईवीएम का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये जो इमेज दिख रहा है वो ईवीएम का ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जभी जो चुनाव चिन्ह है जिनका भी और जो उम्मीदवार है उनके बारे में वहाँ रहता है, आपको जाके बटन प्रेस करना होता है, फिर आपका वोट उसको चला जाता है। ठीक है, तो ईवीएम का इमेज आप देख रहे हैं और इसका फुल फॉर्म आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा MCQ सॉल्व कर लेते हैं कि आखिर और क्या होता है, क्या पूछता है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम हॉल में, हमसे बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है पूछ रहा है ना, तो यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव कराने पड़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। यह एक अखिल भारतीय संस्था है। तो मैंने तो स्टार्टिंग में ही आपको ये सब बता दिया है। क्या बताया है आपको कि ये एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, सही है। 324 में है, ये भी सही है। अखिल भारतीय संस्था है, ये भी सही है। अब इसमें क्या गलत है? ब नंबर में जरा देखें तो राष्ट्रपति का चुनाव तो करवाता है, उपराष्ट्रपति का भी करवाता है। अब इसमें एक चीज़ ऐड हो गया, नगर निगम। तो नगर निगम का करवाता है क्या? नहीं करवाता, इसलिए ऑप्शन ब गलत है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे आप, हर स्टेटमेंट को बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के पास शक्तियां भिन्न भिन्न होती है। ऐसा नहीं है, गलत है। ठीक है, चुनाव आयुक्त के वेतन एवं भत्ते उच्च न्यायालय के जज के समान होते हैं, उच्च नहीं, उच्चतम। ठीक है, राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति करता है। तो ऐसा है क्या? नहीं। कौन करता है? वो तो राष्ट्रपति करता है ना। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो ये मुख्य निर्वाचन आयोग के बारे में है। ठीक है, तो कौन सा सही है? डी। निम्न में से किसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता है? तो किसका चुनाव है जो मुख्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में नहीं होता? तो इसमें क्या है? विधानसभा का तो होता है, उपराष्ट्रपति का भी होता है, राष्ट्रपति का भी होता है। किसका नहीं होता? ग्राम पंचायत का। चलिए आगे देखते हैं, निर्वाचन आयोग का सदस्य चुने जाने के लिए कौन सी अर्हता संविधान में दी गई है? तो मैंने तो अभी आपको बताया ना कि शपथ के बारे में उल्लेख नहीं है, ना ही योग्यता के बारे में है। तो पहला तो नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता, चौथा लास्ट वाला ऑप्शन क्या दिया है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कोई नहीं ही होगा। क्यों? क्योंकि इनकी योग्यता के बारे में तो संविधान में दिया ही नहीं गया है ना। संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? तो 124 है क्या? नहीं। 320 है क्या? नहीं। 326 में तो वयस्क मताधिकार है। निर्वाचन आयोग के बारे में किस में है? अनुच्छेद 324। ठीक है, आगे देखते हैं,
भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु इनमें से जो कोई भी पहले हो। 5 वर्ष के लिए या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो आपको दोनों वाला ऑप्शन चूज़ करना है, 6 वर्ष नहीं, क्योंकि मान लो 65 वर्ष हो गया और आप 6 वर्ष चूज़ कर रहे हो तो क्या वो 66, 67 एज तक रह सकता है क्या? नहीं। तो आपको 6 वर्ष के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु इनमें से जो कोई भी पहले हो। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है। भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया है? तो कब हुआ था? 1951-52 मैंने बताया, तो 1952। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो अभी हमने पढ़ा था 61 अमेंडमेंट, यानी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है इसलिए आप याद रखेंगे। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद हटा सकती है क्या? नहीं। मुख्य न्यायाधीश हटा सकता है क्या? नहीं। राष्ट्रपति हटा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। संसद के दोनों सदन, मैंने बताया ना महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, जो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है ना, मुख्य वैसी प्रक्रिया है। ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाना, ये तो है। संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, ये भी है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संतुष्टि करना, निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के लिए कार्य का निरीक्षण और निर्देशन नियंत्रण करना। तो निर्वाचक सूची तैयार करता है ना, राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा ये नहीं करता, ये इनका कार्य नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या है? सही है। और ये किनका कार्य है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा और यूज़फुल लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप बढ़ाएंगे तो मैं ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट के साथ आपके लिए और वीडियो लेकर आते रहूँगी। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है। स्टडी विद खुशी करके सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। थैंक यू।